देवेंद्र फडणवीस जी इस राज्य के गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री पहले थे, अभी वो उप मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री जैसा एक बड़ा ओहदा संभालते हैं। और उनको गॉडफादर, उनको बॉस बोलने वाला ये छोटा फोरस्क्वायर, नितेश राणे की साइज छोटा फोरस्क्वायर जितनी है। अगर इतनी सी साइज का नितेश राणे हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने की बात कर रहा है और महाराष्ट्र का गृह मंत्री अपने कान में उंगलियां डाल के मुंह में निप्पल लेके अगर चुप है, तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि देवेंद्र फडणवीस खुद चाहते इस देश की, इस राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़े, राज्य में दंगे भड़के और हिंदू मुसलमान के कहीं ना कहीं दंगे भड़कने के बाद में हिंदू वोट का पोलराइजेशन होने के बाद में महायुति को उसका फायदा हो। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित वाशी नाके के इलाके में और मैं आज जिस शख्स से मिलने आया हूँ इनका परिचय मैं आपको पहले दे दूँ। ये राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार चंद्र जी की जो पार्टी है उस पार्टी के महाराष्ट्र के चिटनीस है, सेक्रेटरी है और एक बड़ा चेहरा है राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार चंद्र जी के ग्रुप का। इनसे आज विषय में जिस टॉपिक पे हम बात करने आए हैं वो टॉपिक ये है कि हाल फिलहाल में जब से पूरे राज्य का जो माहौल है जिसे बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक ना एक विवादित बयान मुस्लिमों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो विवादित बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, उन विवादों पर महाविकास आघाड़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए महाविकास आघाड़ी से जुड़ी है शरद चंद्र जी पवार की जो पार्टी है, उस पार्टी के एक जिम्मेदार शख्स होने के नाते इनसे आज उसी विषय पर बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाजरीन, मैं आपको इनका नाम से परिचय करा दूं। एडवोकेट नीलेश भोसले साहब इनका नाम है और महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। इनके पिताजी भी एक बड़ा चेहरा माने जाते थे, खासकर चेंबूर और अणुशक्ति नगर गवंडी विधानसभा के अंदर। तो आज इनसे हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। सर, जिस तरह से एक समुदाय को खासकर टारगेट किया जा रहा है चुनाव से पहले, ताकि राज्य का जो माहौल है, जो धर्म की जो राजनीति है, उस राजनीति को गरमा कर अपनी रोटी सेकी जाए, गालिबन ऐसा ही एक माहौल देश में, राज्य भर में बनाया जा रहा है। बीजेपी के एक नेता है नितेश राणे जी, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक विवादित बयान दिया था। मैं चाहूंगा कि पहले आप उनका बयान सुन लें ताकि उस बयान पर जब आप टिप्पणी करें तो आपको एक समझ हो कि क्या आपको बोलना है। तो मैं नाजरीन आपको भी ये वीडियो दिखाना चाहूंगा और ये वीडियो मैं सर को भी दिखा रहा हूं ताकि आप लोग देखें कि नीलेश राणे ने क्या कहा था। तर आम्ही सांगतोय, चला या पोलिसांना एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो आणि मग आम्हालाही बघायचंय त्या दिवसाच्या नंतर दुसरी सकाळ हिंदू बघतात काय मुसलमान बघतात हे आम्हालाही बघायचंय। उगाच आमच्या देशामध्ये वातावरण खराब करू नका। तुमच्यातले जे जिहादी आहेत, जे ह्या राष्ट्राच्या विरोधी अतिरेकी कारवाया करतात, जे तुमच्या मशिदीमध्ये हत्यारं ठेवतात, त्या जिहाद्यांना पहिला आवरा। त्या जिहाद्यांच्या वर आम्ही बोलतोय आणि तुम्हाला त्या जिहाद्यांना आवरायला जमत नसेल ना। सर, देखा आपने, एक दिन पुलिस को छुट्टी देने की बात की जा रही है और एक तरफ आप लोग आ जाएं, एक तरफ हम लोग आ जाएं। यदि ऐसा कोई बयान महाविकास आघाड़ी का कोई नेता या कोई एक आम व्यक्ति अगर ऐसा कहे तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन आज बीजेपी अपने नेताओं पर खामोश क्यों? इस टिप्पणी पे क्या कहेंगे? देखिए, आप सब लोग को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब जब भारतीय जनता पार्टी का माहौल, चुनावी माहौल खास करके पूरे देश में कभी खराब हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज़ की है, वो है दंगे भड़काने की, दंगे लगाने की। पूरे देश में भी यही होता आया है आज तक और यही महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी, ऐसा हमको लग रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी इस राज्य के गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री पहले थे, अभी वो उप मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री जैसा एक बड़ा ओहदा संभालते हैं। और उनको गॉडफादर, उनको बॉस बोलने वाला ये छोटा फोरस्क्वायर, नितेश राणे की साइज छोटा फोरस्क्वायर जितनी है। अगर इतनी सी साइज का नितेश राणे हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने की बात कर रहा है और महाराष्ट्र का गृह मंत्री अपने कान में उंगलियां डाल के मुंह में निप्पल लेके अगर चुप है, तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि देवेंद्र फडणवीस खुद चाहते इस देश की, इस राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़े, राज्य में दंगे भड़के और हिंदू मुसलमान के कहीं ना कहीं दंगे भड़कने के बाद में हिंदू वोट का पोलराइजेशन होने के बाद में महायुति को उसका फायदा हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस राज्य की जनता का, विशेष करके हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज के युवा वर्ग का, कि इतने भड़काऊ भाषण के बाद में भी इसको कोई घास नहीं डाली जा रही है।
नीतीश राणे को होगा या राणे परिवार को होगा, जिस प्रकार से अनदेखा कर रहे हैं और वो भी जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं ये यूथ कम्युनिटी के लोग। यूथ की हमको दंगे नहीं चाहिए। दंगे अगर हो गए, जाति मजहब के नाम पे हो या और किसी नाम पे हो, दंगे हो गए तो जेल में जाने वाला, केस होने वाला हमारा बच्चा रहता है, हमारे घर का बच्चा रहता है। नारायण राणे या नारायण राणे के बच्चे के ऊपर केस नहीं होगी। अगर होनी होती तो अभी तक हो जाती। केस होगी दंगे होने के बाद में तो हमारे घर के बच्चे पे होगी। हमारे घर के बच्चे पे केस होगी तो कोर्ट में जाने के बाद में वकील का पैसा हमारे माँ बाप को देना पड़ता है, जामीन का पैसा हमको देना पड़ता है। उसके बाद में हमको झाड़ू मारने के लिए, नौकरी के लिए जो पुलिस वेरिफिकेशन लगता है, वो पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं मिलता। और हमारी कई पीढ़ियां ऐसी बर्बाद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी या एक्सट्रीमिस्ट सोच के जो लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम दंगे करा के कहीं ना कहीं कुछ की खुद की राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते, इनके कारण हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है। अभी यूथ ने एक फैसला ले लिया है महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में कि कुछ भी हो जाए, कितने भी दंगे भड़काने की बात करो, हम बिल्कुल इस पर रिवर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल रिप्लाई नहीं करेंगे। हमारा सारा गुस्सा हम अपने हाथ की उंगली से बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को देश से हद पार करके, तड़ीप पार करके दिखाएगी। सर, एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, और विकास के मुद्दों को लेकर भी उन्होंने चुनाव लड़ा था कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं भारत को कई तरीके से, हर क्षेत्र में वो कोई भी मामला फील्ड हो, हर फील्ड में वो भारत के युवाओं को, महिलाओं को आगे ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की बहनों को लाडली बहन योजना की तरफ रुझाने का प्रयास चल रहा है, और तीसरी तरफ ऐसे बयानात आ रहे हैं। तो जिस तरह से अभी आपने कहा कि युवाओं का आप शुक्रगुजार है, वाकई में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि देश का युवा इस वक्त सड़कों पे नहीं निकला, लेकिन क्या बीजेपी इस हद तक गिर चुकी है कि वो विकास की तरफ बात ना करते हुए अब मजहब और जाति पात की राजनीति करने पर आ चुकी है? निश्चित रूप से एक देखिए, जब जब उनको कहीं ना कहीं सेटबैक बैठा है, जैसे आपने देखा होगा कि उन्होंने 400 पार की बात की, 200-250 में वहाँ वो कहीं पे आके सिमट गए। ये गुस्सा उनको कहीं ना कहीं दिखाना है, और वो गुस्सा दिखाना कहाँ पे चाहते हैं? जो दबी कुचली कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है, आदिवासी कम्युनिटी है, इन कम्युनिटी पे वो अपना गुस्सा दिखाना चाहते हैं। और ये गुस्सा दिखाने के लिए क्या करना है, तो साधारण चीज़ रहती है। अगर हम लोग किसी जाति मजहब की बात करें और दंगे भड़काने में अगर हम लोग को यश प्राप्ति हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता है। ये पिछले 75 साल से हम देख के आए हैं, लेकिन अभी हमको एक डेवलपमेंट की बात करनी है, हमको जाति मजहब किसी चीज़ की बात नहीं करनी। वो हिंदू रहे, वो मुस्लिम रहे, वो बौद्ध रहे, वो क्रिश्चियन रहे, हर घर में अगर परिवार सुखी रखना है तो आदमी को काम करना पड़ता है, रोटी कमानी पड़ती है, और अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को संभालना पड़ता है। और उसके लिए नौकरी जाना है, पासपोर्ट निकालना है, तो पुलिस वेरिफिकेशन क्लियरेंस लगता है। और अगर हमको हमारा पूरा करियर नहीं खराब करना है तो निश्चित रूप से हमको भाजपा की ये सारे विचारधारा से और ख़ास करके जाति मजहब के दंगों से हमको दूर रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक मुखौटा वाला चेहरा है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो ना चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये सिर्फ जाति मजहब में झगड़ा लगा के आगे आने का काम कर सकते हैं। सर, चुनाव बिल्कुल करीब सर पर है, और ख़ासकर पूरे मुंबई की मैं अगर बात करूं तो अणुशक्ति विधानसभा की जो सीट है, इस पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। हर पार्टी ने इसके ऊपर अपना दावा ठोका है कि यहाँ की टिकट होनी चाहिए, जबकि जो पिछला जो आमदार यहाँ से जीता था वो शरद चंद्र पवार जी की पार्टी से नवाब मलिक साहब जीत कर आए थे। तो ऐसी हवाएं फैल रही है कि ये जो सीट है शरद चंद्र जी पवार की पार्टी से न लड़ते हुए या कांग्रेस को जा रही है, या युवाटा को जा रही है, या समाजवादी को जा रही है। इवन ये भी चर्चा आ रही है कि समाजवादी की तरफ जा रही है। आप शरद चंद्र जी पवार से काफी जुड़े हैं, ताई से आप ज्यादा करीब है, तो क्या कुछ इसमें सच्चाई है? लोग इस वक्त कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये वाकई में ये सीट जो है शरद चंद्र जी पवार की पार्टी से लड़ी जाएगी या किसी अन्य पार्टी को जाने वाली है? देखो, हमारी लड़ाई एकदम साफ है। महाराष्ट्र को बर्बाद करने का काम जिस प्रकार से पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किया, विशेष रूप से अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा शेयर मार्केट वहाँ कहीं गुजरात में लेके जाने का प्लानिंग था, हमारा BSE कहीं वहाँ पे गुजरात में लेके जाने का प्लानिंग था, एयर इंडिया ऑलरेडी चला गया, फॉक्सकॉन जैसे बड़े प्रकल्प जो आने वाले थे जिसमें लाखों रोजगार निर्माण होने वाले थे, वो प्रकल्प हम लोग के कहीं ना कहीं गुजरात लेके जाने का काम किया गया। तो इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि फाइनेंशियली हमको पैरालाइज करना ये बीजेपी का महाराष्ट्र के प्रति धोरण है, और इसमें हम लोगों ने अपनी विचार, हमारी सोच एक रूप से एकदम क्लियर कट बना ली है। किसी भी हालत में महाविकास आघाड़ी की सरकार हमको महाराष्ट्र में बिठानी है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाना है। उसमें कोई हम लोग संदेह नहीं है, कोई दोहरा नहीं है। जिस प्रकार से कोविड के महामारी में हर परिवार का सदस्य बोल के उद्धव ठाकरे साहब ने परिवार के साथ में संवाद करने का काम किया, परिवार को सारी सुविधाएं देने का काम किया, कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी उस विषय से निश्चित रूप से हार्ट टचिंग मोमेंट था हम लोगों के लिए। वो भी जैसे पवार साहब ने अपनी बात एकदम साफ तरीके से रखी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी
कोई भी अपना चेहरा सीएम के पद के कैंडिडेचर के लिए नहीं डालना चाहती, तो निश्चित रूप से हम सब लोग चाहेंगे कि हमारे परिवार का फिर से एक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के रूप में महाराष्ट्र के गद्दी पे जाके बैठे। और उसके लिए अगर कोई भी सेक्रीफाइस करने का टाइम आता है तो राष्ट्रवादी पीछे हटने वाली पार्टी नहीं है। लेकिन राजनीति का एक समीकरण रहता है कि जो सीट जीता है उस पार्टी को वो सीट जाती है, बाकी की सीट्स पे डिस्कशन होता है। तो निश्चित रूप से ये हमारी घर की सीट है, ये पवार साहब के विचारों की सीट है, ये आदरणीय शरद पवार साहब के पार्टी ने जीती हुई सीट है, इसलिए इस पे हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से महाराष्ट्र के राजनीति में उद्धव साहब फिर से उस चेयर पर कैसे बैठे उसके लिए हमको जो खून का पानी करके मेहनत करने का समय आएगा वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। सर, एक अंतिम सवाल, इस वक्त जो युवा है, महाराष्ट्र का जो युवा है, जो बेरोजगार है और कहीं ना कहीं ऐसे विवादित बयान की ओर से हो सकता है सड़कों पर निकल आए, तो ऐसे लोगों को अंतिम में क्या आह्वान करेंगे, कैसे इनसे बचा जाए? हर युवा की जिम्मेदारी है अपने परिवार का पेट पालना, उसके लिए उसको नौकरी की ज़रूरत होती है। हमको हमारे फ्यूचर करना है, हमारे करियर करने हैं, उसके लिए हम लोगों को जाति मज़हब के झगड़ों से दूर रहना है। कोई भी समाज से आप आते हो, हिंदू आओ, मुस्लिम आओ, क्रिश्चियन आओ, बौद्ध आओ और किसी कम्युनिटी से आओ, हमारा परिवार हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और हमारा देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देश अगर एक साथ रहना है तो हर जाति समाज को हमको साथ में लेके ही चलना है। दंगों की जो भाषा करते हैं उन पे हम लोग को पानी डाल के आगे अपना फ्यूचर और हमारा देश बचाने के लिए जो करने का समय आएगा वो हम लोग सब लोग मिल के करेंगे, ऐसा मैं आप लोग को आह्वान करता हूँ। और किसी भी रूप में जाति मज़हब के झगड़ों में बीजेपी वहाँ से प्रोवोक कर रही है या भड़काऊ भाषण करके हम लोग को दंगे लड़ाने की कोशिश कर रही है, उनको इग्नोर करना और आने वाले जमहूरियत के चुनाव में बटन दबा के उनको उनकी जगह दिखाना, यही हमारे हाथ में और वही आप लोग करेंगे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। तो देखा नाजरीन, ये थे एडवोकेट नीलेश भोसले साहब, शरद चंद्र पवार जी से पार्टी से चिटनीस है, महाराष्ट्र के स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता भी हैं। बहुत ही सुलझे हुए अंदाज से, बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और बिल्कुल देश के खासकर महाराष्ट्र के युवाओं को जो बेरोजगार है उनसे आह्वान किया है कि रोजी रोटी और आपका दायित्व है कि वो आप अपने घर की परवरिश, बच्चे पालन पोषण की फोकस रखें, उनकी जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। जब आप जेल जाते हैं तो आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं होता, आपका परिवार होता है। यदि आपको फिर सरकारी नौकरी में अप्लाई करना है, पुलिस की जो एनओसी लगती है उस पर भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आपका दर्ज हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। बेहतरीन अंदाज से, बहुत मीठे अंदाज से, सुलझे हुए अंदाज से नीलेश साहब ने अपनी बात को रखा। मैं समझता हूँ कि अगर इनकी बातों पर आज का युवा अमल कर ले तो शायद देश का दोनों तबका अगर समझदारी के साथ इनकी बातों पर अमल कर ले तो हमें नहीं लगता कि ऐसे चिंटू जितनी भी नफरत की बोली बोलते रहे, लेकिन अमन, शांति, गंगा जमनी तहजीब, भाईचारे का जो निज़ाम है वो हमारे राज्य में कायम रहेगा। और यही हमारे राज्य की धरोहर है और यही हमारे राज्य का पुराना इतिहास रहा है कि सारे त्यौहार हमने बचपन में आज जवानी तक हमने मिलजुल कर मनाए हैं। कहीं दिवाली पर हमने चकली शंकरपाली खाई है तो लोग हमारे घर ईद में आके शुरखुरमा भी पीकर गए। यही हमारे राज्य की संस्कृति है और यही हमारे राज्य की धरोहर है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, कैमरामैन बशीर के साथ हिंदुस्तान डेली से फिर मिलता हूँ किसी अगली खबर से। तब तक के लिए जय हिंद।